नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो टॉपिक्स हैं उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उनकी प्रकार या टाइप के आधार पर ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखेंगे ताकि एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो आप आराम से सॉल्व कर सकें। तो आइए, हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी चीज को जब वर्गीकृत या क्लासिफाई किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ आधार होता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाएं भी अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। यहां पर जो जनरल साइंस में ज्यादातर बात की जाती है, तो मैं आपको 4 प्रकार बता रहा हूं। पहली है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता लग रहा है कुछ न कुछ जुड़ने का काम होगा। एडिशन रिएक्शन। देखिए, दूसरी अभिक्रिया है या दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ टूटेगा, वियोजित होगा। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, और चौथी और आखिरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आराम से देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इसमें अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे। देखिए, मान लीजिए पहले हम संयोजन के बारे में बात करें। इसका मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर अगर एक उत्पाद बना लें तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना दें तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन में क्या होगा? एक तत्व जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके विलयन से हटा देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होगा, एक तत्व दूसरे की जगह चला जाएगा और उसकी जगह पर दूसरा आ जाएगा। एक्सचेंज, जैसे आप किसी की सीट पर बैठ जाएं, वो आपकी सीट पर बैठ जाए, तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन है: एडिशन रिएक्शन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको एक और तरीके से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, आपके पास दो अभिकारक है।
और ऐसे एक उत्पाद है। ऐसा भी हो सकता है, एक अभिकारक है, टूटा और दो उत्पाद बन गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ए है और यहां पर अब क्या हुआ, देखिए पहले बी और सी साथ में थे, ए ने बी को हटा दिया, खुद आ गया और बी को बाहर कर दिया। और अगर ऐसा हो देखिए क्या हो रहा है, ये चार प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अगर आप केवल इक्वेशन देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशन और वो चीजें इक्वेशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा। देखिए इधर जो है वो अभिकारक है, तो अभिकारक दो या दो से ज्यादा है और उत्पाद जो है वो एक है। आज से एक बात याद रख लें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्पाद एक है और अभिकारक एक से ज्यादा है, दो या दो से अधिक है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि ए और बी आपस में मिल गए और जुड़कर इन्होंने क्या बना दिया, सी। पहचानने का तरीका, आप उत्पाद देखो, अगर उत्पाद एक है इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, अगर अभिकारक एक है और उत्पाद दो या दो से ज्यादा है, इसका मतलब ए टूट गया है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, वियोजन अभिक्रिया। अगर कोई ए तत्व दूसरे तत्व बी को उसके विलयन से हटा दे, ये यहां आ गया, और दूसरा तत्व उस विलयन से बाहर ही चला जाए, तो इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए सी की जगह पर आ जाए और सी ए की जगह पर आ जाए, दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाएगा द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस पैटर्न में आप समझ लीजिए। किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर आप दिमाग लगाइए कि वो संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, जिसका नाम मैंने आपको बताया संयोजन अभिक्रिया। देखिए एडिशन रिएक्शन, इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो वो भी लिख लें, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाएं तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल है,
मैं आपको वही एग्जाम्पल, वही उदाहरण बताऊंगा जो आपके एग्जाम के जो पैटर्न है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन रिएक्शन से पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में अगर बात करें तो पहली रिएक्शन देखिए, अगर CaO, अब आप ऐसे समझिए, इसका नाम आपको आना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका एक और नाम है बिना बुझा हुआ चूना। अगर इसकी अभिक्रिया जल के साथ हो जाए और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, स्लैंग्ड लाइम, और इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। देखो अभिकारक कितने हैं, दो, और उत्पाद कितना है, एक। तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। एक और रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया में जो बहुत फेमस है, आपके पास एथीन है, एथीन। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लें कि एथीन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवाई निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन गया, एथेन बन गया। अभिकारक कितने हैं, दो, और उत्पाद कितना है, एक। तो ये रिएक्शन भी कौन सी हो गई, एडिशन अभिक्रिया। और इस रिएक्शन को एक नाम से जाना जाता है, और ये नाम है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है, जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेटिव ऑयल्स होते हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके और वनस्पति घी या वेजिटेटिव घी बनाया जाता है। कौन सी प्रोसेस द्वारा, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण द्वारा। और इसमें उत्प्रेरक कौन होता है, निकिल होता है। दो अभिकारक है, एक उत्पाद है। और एथेन जो है वो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, तो वनस्पति घी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी, वनस्पति तेल क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और घी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये देखिए, यूं भी कह सकते हैं, वनस्पति घी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और वनस्पति तेल ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और वनस्पति तेल से घी बनाने की जो विधि है उसमें कौन सी गैस प्रवाहित होती है, हाइड्रोजन। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में। और निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। ये दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, देख लीजिए। एक और रिएक्शन बता देता हूं, याद कीजिए, आपके पास मैग्नीशियम रिबन होता था, उसको आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और सफेद रंग का चूर्ण बन जाता था। बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से। और इस चूर्ण के बारे में याद रखना, ये कौन से रंग का होता था, सफेद रंग का। तो
ये जो रिएक्शन है ये भी क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। और इस MgO को अगर पानी में घोल दिया जाए तो क्या बन जाता था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच कितनी होती है, 10। एंटी एसिड या एसिडिटी के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिएक्शन भी कैसी है देख लीजिए, दो अभिकारक है आपस में मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो बिल्कुल सेलेक्टिव है, ना मैं खुद बेवजह की बातें कर रहा हूं और ना यहां पर आपको बेवजह का एक भी अक्षर लिखवा रहा हूं। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, जहां पर जरूरत हो कि कौन सी रिएक्शन आपको बतानी चाहिए जिससे फायदा हो। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला भी पता लगा, इसकी पीएच क्या होती है ये भी पता लगा, और इसका यूज एसिडिटी के उपचार में होता है, अपच के उपचार में होता है, ये भी मैंने आपको बोला। और जिन भी रासायनिक पदार्थों का एसिडिटी के उपचार में यूज होता है उनको क्या कहा जाता है, एंटी एसिड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग का चूर्ण है। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजनीकरण बताया, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये सारी रिएक्शन आपको कौन सी रिएक्शन दिख रही है, संयोजन अभिक्रिया। आगे देखिए, अब है दूसरा पॉइंट या दूसरी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया देख लीजिए, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। देखिए, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसमें क्या होगा, एकल अभिकारक टूटकर, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिकारक एक होगा और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। देख लीजिए, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसमें ये जो टूटना है ये अगर ताप की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है तो तापीय अपघटन, थर्मोलाइसिस। अगर ये प्रकाश की वजह से होता है तो प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइसिस। और अगर ये विद्युत धारा की उपस्थिति की वजह से होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसमें वियोजन का जो कारण है उस वियोजन के कारण के आधार पर अलग अलग नाम दे सकते हैं। देखिए, पहला, अगर वियोजन का कारण ताप है तो उस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, तापीय अपघटन।
अगर वियोजन का कारण प्रकाश है तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय अपघटन। और अगर वियोजन का कारण विद्युत धारा है तो इसको क्या कहा जाएगा? विद्युत अपघटन। ये तीनों प्रकार के अपघटन कौन सी रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं? डिसोसिएशन रिएक्शन के हैं, वियोजन अभिक्रिया के। देखिए, तापीय अपघटन, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। प्रकाशीय अपघटन, फोटोलाइसिस। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया का ही प्रकार है? वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार, डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो इसे क्या कहा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। देख लीजिए, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में मैं आपको वही रिएक्शन बताऊंगा जिनसे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं तापीय अपघटन। देखिए, थर्मोलाइसिस, ताप द्वारा, ऊष्मा द्वारा अगर कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो इसे क्या कहा जाएगा? तापीय अपघटन। आपके पास एक रासायनिक पदार्थ है CaCO3, बताइए इसका नाम क्या है? संगमरमर मार्बल। और ताप द्वारा ये कैल्शियम ऑक्साइड और कौन सी गैस बनाता है? CO2। मैंने आपको बताया था किसी भी रिएक्शन में एरो के ऊपर अगर त्रिभुज का साइन है, ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, इसका मतलब उसे ताप प्रदान किया गया है। एक अभिकारक है, दो या दो से ज्यादा उत्पाद है, अभी यहां पर दो उत्पाद है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। और ऊष्मा द्वारा या ताप द्वारा यहां पर वियोजन हो रहा है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? तापीय अपघटन। तो संगमरमर को ताप देने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। एक और फेमस अभिक्रिया है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। एक रासायनिक पदार्थ है लेड नाइट्रेट। इसका तापीय अपघटन होता है, एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, एक बनता है NO2, और साथ में एक और गैस, ऑक्सीजन गैस। देख लीजिए, लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन, इसका नाम भी लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट। देखिए, अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहां पर दो लिख दें, यहां पर दो, यहां पर चार, और बाकी सब सेम। देख लीजिए, एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद है, यहां पर दो गैसें निकल रही है, एक NO2 और एक कौन सी है? ऑक्सीजन। ये जो है, ये कौन से रंग की गैस होती है? भूरे रंग की गैस होती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेड नाइट्रेट का तापीय अपघटन करने पर भूरे रंग की गैस बाहर निकलती है, ये भूरे रंग की गैस कौन सी है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देख लीजिए, लेड नाइट्रेट, तापीय अपघटन।
चलिए आगे देखते हैं। एक और फेमस अपघटन है और वो है प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशीय अपघटन। दूसरे नंबर का है प्रकाश की उपस्थिति में अगर अपघटन होता है तो इसको कहा जाएगा फोटोलाइसिस। कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो इसे क्या कहा जाएगा? फोटोलाइसिस। इसके एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल तो है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये बदल जाता है सिल्वर और ब्रोमीन जल में। यहां पर ये दो लिख देंगे तो ये दो है ही, ये हो गया। और ये कौन सा अपघटन होगा? प्रकाशिक अपघटन। तो कौन सा प्रकाश होगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन जल में बदल जाएगा। ये अपघटन देखो, अभिकारक एक है, उत्पाद दो है, तो वियोजन हुआ है। और ये अभिक्रिया फेमस क्यों है? हर बार पूछा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है? तो वो है प्रकाशिक अपघटन है सिल्वर ब्रोमाइड का। AgBr का अगर आप नाम भी याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए दूसरा प्रकाशिक अपघटन में एक और रिएक्शन है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये देखिए और ये जल का प्रकाशिक अपघटन कौन सी जगह पर होता है? ये बहुत फेमस है जो आपको याद रखना है। ये जल का प्रकाशिक अपघटन प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इस वजह से जल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, बोलते हैं ना पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकल रही है ये किससे प्राप्त होती है? जल से प्राप्त होती है। पेड़ पौधे जो जल अवशोषित करते हैं उस जल का पत्तियों में जाकर प्रकाशिक अपघटन या फोटोलाइसिस होता है और इस जल की जो ऑक्सीजन है वो टूटकर बाहर हमें प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? जल से। कौन सी प्रोसेस से प्राप्त होती है? प्रकाशिक अपघटन से। और कौन सी रिएक्शन है? वियोजन, डिसोसिएशन। एक अभिकारक है और एक से ज्यादा उत्पाद है। देख लीजिए। अगला जो टाइप है वो है वैद्युत अपघटन। देखिए वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत धारा द्वारा अगर अपघटन होता है, इसमें भी क्या होता है, अगर आप जल में, एक पात्र में जल रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवा दें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। और ये हाइड्रोजन जो गैस है, ये कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहां पर निकलेगी, एनोड पर। ये भी याद रखना। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपने ये बीकर ले लिया, इसमें ये जल भरा हुआ है, यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और दूसरे को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। देखिए ये की है, कुंजी, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बैटरी के प्लस से जो जुड़ा हुआ है वो जो इलेक्ट्रोड है उसे क्या कहा जाएगा, एनोड। और माइनस से जो जुड़ा हुआ है उसे क्या कहा जाएगा, कैथोड। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कैथोड पर जो गैस निकलेगी वो होगी हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर जो गैस निकलेगी वो होगी ऑक्सीजन गैस। एक एग्जाम में इन दोनों गैस का अनुपात भी पूछा गया कि जल के इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, इन दोनों का जो मात्रा है उसका क्या अनुपात है। 2 अनुपात में हाइड्रोजन गैस और 1 अनुपात में ऑक्सीजन गैस। ये देख लीजिए, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल। तो विद्युत अपघटन के दौरान या प्रकाशिक अपघटन के दौरान जल का अगर वियोजन होगा तो 2 अनुपात हाइड्रोजन के और 1 अनुपात ऑक्सीजन का बाहर निकलेगा। देख लीजिए। अब है तीसरा प्रकार, वियोजन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिए इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो वो भी ध्यान से देखिए। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दें या विलयन से हटा दें। देखिए, विलयन से विस्थापित कर दें तो इसे क्या कहा जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया भी था। एक तत्व है और एक दूसरा तत्व है। ये तत्व एक विलयन बना रखा है, ये विलयन सी के साथ। अब क्या हुआ, इसने इसको हटा दिया और खुद जाके बैठ गया।
और बी को बाहर कर दिया। देखिए ए, बी और सी आपस में विलियन बना के रह रहे थे। ए ने बी को हटा दिया, खुद जाके रहने लग गया। इसे ही क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। यदि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलियन से हटा दें तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है बात? देख लीजिए, कोई एक राजा दूसरे राजा को अपने राज्य से हटा दें तो इसे क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल वही देखेंगे जो एग्जाम में है। उससे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या कोई भी तत्व किसी को भी हटा देगा, या कोई भी राजा किसी भी राजा को हटा देगा? जो ज्यादा शक्तिशाली राजा है वही कम शक्तिशाली को हटा पाएगा। ऐसे ही जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, तत्व है, एलिमेंट है, वही क्या करेगा? कम वाले को हटा पाएगा। तो क्या हमें इनकी रिएक्टिविटी की सीरीज याद होनी चाहिए? तो जो मेन मेन तत्व है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में जमाया जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, अब नीचे हैं लेकिन मैं इधर लिख रहा हूं, कॉपर, Hg, Ag, Au। ये क्रम है तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही डिसेंडिंग क्रम में। पहले सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो सबसे ऊपर है, और जो कम क्रियाशील है वो सबसे नीचे है। क्लियर है? एक चीज और ध्यान में रखें, ये इतनी कम क्रियाशील है कि ये रिएक्ट ही नहीं करती, इसलिए इनको उत्कृष्ट धातु भी कहते हैं। अक्रिय धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन पर जंग भी नहीं लगती, इनका संक्षारण भी नहीं होता, हाईली रिएक्टिव बाकी है ही। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे सोडियम मैग्नीशियम को हटा सकता है, मैग्नीशियम सोडियम को नहीं हटा सकता। जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देता है। ये बात आपको अच्छे से याद में रखनी। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे ऐसे रिएक्शन बोला कि आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से हो सकती है, तो आप बताइए। देखो आयरन, कॉपर, आयरन कहाँ है? यहां, और कॉपर इधर, तो आयरन ज्यादा क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील इसको हटा देगा और क्या बना देगा? FeSO4। तो ये रिएक्शन हो सकती है और बाहर कौन निकल जाएगा? कॉपर। लेकिन इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा जाए, देखिए कि आपके पास कॉपर है
और उसकी अभिक्रिया आयरन सल्फेट से करवा दी जाए, क्या हो जाएगी? क्या कॉपर आयरन को हटा पाएगा? क्योंकि कॉपर तो कम क्रियाशील है, आयरन ज्यादा है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन लिखिए कि इसका उत्पाद क्या बनेगा, तो बच्चा बना देता है CuSO4 और Fe+, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता। ये ऑर्डर आपको आइडिया होना चाहिए। ये कम क्रियाशील या अक्रिय धातु है, इनको उत्कृष्ट या नोबल मेटल भी कहा जाता है। इसमें चांदी, सोना, Au क्या है? सोना, और Ag क्या है? चांदी, और Hg क्या है? पारा, और Cu क्या है? कॉपर या तांबा। बाकी तो आप जानते ही। एक चीज इस सक्रियता श्रेणी में और याद रखें, क्या ये हाइड्रोजन, बाकी सब धातुएं हैं, हाइड्रोजन अधातु है। इस हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन है और कम क्रियाशील कौन है? इस हाइड्रोजन को कौन हटा सकता है? इससे ऊपर वाले सभी, लेकिन इससे नीचे वाले इसको नहीं हटा सकते। सक्रियता श्रेणी याद रखनी है इसी ऑर्डर में। कम क्रियाशील या अक्रिय कौन कौन है? Ag, Au और प्लेटिनम, इनको उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। रिएक्शन में ध्यान में रखना है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आपको यह आइडिया होना चाहिए कौन सी धातु हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, यहां से ऊपर वाली, और कौन सी कम क्रियाशील है, देख लीजिए। इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। एक एग्जाम्पल, एक फेमस अभिक्रिया है कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लें तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास अम्ल जो है वो H2SO4, क्लियर है, और धातु है जिंक। इन दोनों की अभिक्रिया के बाद लवण बनेगा ZnSO4, और गैस कौन सी बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर यही रिएक्शन ऐसे आ जाती कि कॉपर है, उसकी अभिक्रिया H2SO4 से करवाएंगे, तो अब क्या बनेगा? तो आपको सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। देखिए, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, लेकिन जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो कॉपर हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन जिंक निकाल सकता है। इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। ये आपको तभी पता लगेगा जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होगी। और याद कर लीजिए, बहुत एग्जाम में विस्थापन अभिक्रिया से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। आगे देखते हैं। एक अभिक्रिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम आपने सुना भी हो शायद, हर्मिट अभिक्रिया। रेल की पटरियों को जोड़ने में काम में आती है, बड़ी मशीनें हो लोहे की, उनकी दरारें भरने में काम में आती है। क्या होता है इस रिएक्शन में? देखिए, इसमें एल्यूमिनियम होगा, उसकी अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड के साथ होगी, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा,
और साथ में आयरन बाहर निकलेगा, और यहां पर मैं 2 लिख देता हूं, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी, और ये ऊष्मा इतनी ज्यादा निकलेगी कि ये जो आयरन निकलेगा ये आयरन द्रव अवस्था में होगा, पिघला हुआ, ताकि अगर पटरी को जोड़ना हो तो उसमें पिघला हुआ लोहा डाल दो, थोड़ी देर बाद वो ठोस हो जाएगा और दोनों पटरियों के बीच का गैप भर जाएगा। तो थर्मिट अभिक्रिया काम में आती। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, और ये देखिए, और आयरन बाहर, यह अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल हुई विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुई है, और इसका उपयोग कहां कहां होता है थर्मिट अभिक्रिया का? पहला मैंने आपको बताया अभी, रेल की पटरियों को जोड़ने में, और दूसरा बड़ी मशीनों की दरारें भरने में। बड़ी मशीनों की, जो लोहे की मशीनें हैं, क्योंकि थर्मिट अभिक्रिया में जो लोहा प्राप्त होता है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? द्रव अवस्था में। ऊष्मा बाहर निकलती है इस अभिक्रिया में, और किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मिट अभिक्रिया किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देख लीजिए, एक क्वेश्चन और थर्मिट अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया से आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोई एक केमिकल ले लिया, मान लीजिए लेड की अभिक्रिया CuCl2 से करवाई, क्लियर है, और CuCl2 ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। रिएक्शन के बाद क्या बन गया? PbCl2, और ये रंगहीन है, और कॉपर बाहर। ग्रीन कलर के कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया लेड से करवाने पर यह रंगहीन हो जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन होगा। हरे रंग के कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया लेड के साथ करवाने पर इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, यह रंगहीन हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान लेड ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद आ गया है, और इस रंग में परिवर्तन का जो कारण है वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो रहा है तो अधिकतम या ज्यादातर बार उसका कारण कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। अगर किसी अभी ऐसा क्वेश्चन आए कि रंग परिवर्तन का कारण, और 4 ऑप्शन पूछे जाए और आपको कुछ भी पता नहीं है, तो आप विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को टिक कर दें, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग का जो परिवर्तन है उसका मुख्यतः कारण कौन होता है? विस्थापन अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं के प्रकार में आखिरी प्रकार जिसको देख लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए, वह अभिक्रिया
जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। अगर इस अभिक्रिया के दौरान कई बार अवक्षेप बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट, तो इसी अभिक्रिया को एक और नाम दिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट या अवक्षेपण अभिक्रिया ज्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रिया ही होती है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, BaCl2 प्लस Na2SO4 ये बदला BaSO4 प्लस 2NaCl में। देख लीजिए, और BaSO4 का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है सफेद रंग का। देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन हुआ, आप देख पा रहे हैं। बेरियम जो है इसके साथ यहां आ गया और सोडियम यहां आ गया, आयनों का आदान प्रदान हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ, इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, और 2 NaCl प्राप्त हो। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखें। और बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप है वो कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का। इसको भी आप याद रखें। आयनों का आदान प्रदान कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी ही एक और अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूं, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए क्या होगा। इस अभिक्रिया में ऐसा बोला जाता है कि अम्ल व क्षार, रिएक्शन ही लिख देता हूं, दोनों आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। मान लीजिए अम्ल है HCl, क्षार है NaOH, इनकी रिएक्शन हुई, लवण बना NaCl और साथ में जल। जल अगर आप देखेंगे तो H और OH से बना है। तो क्या हुआ है, ध्यान से देखिए, यहां से ये इधर आ गया है और ये सोडियम इधर आ गया। आयनों का आदान प्रदान तो हुआ है, लेकिन दोनों धातु नहीं है। दूसरी बात, यहां पर जो लवण बना है NaCl, और आगे क्या प्राप्त हुआ है? जल। ये लवण अवक्षेप नहीं है, घुलनशील अवस्था में है, इसलिए इस अभिक्रिया के दौरान एक्सचेंज ऑफ आयन तो हुआ है, लेकिन प्रेसिपिटेट प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर कभी बोला जाए तो इसको भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, लेकिन ये आपको कहीं पर एग्जाम्पल के रूप में मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन आयनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया है। क्लियर है? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके बारे में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बता दी है। पूरे वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझिए, आराम से इनके नोट्स बनाइए और
इन प्रकारों से संबंधित अगर आपको और कोई रिएक्शन या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो अवनी पब्लिकेशन पर धीर सिंह धाबाई सर के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा एक जनरल साइंस की बुक लिखी गई है जो किसी भी एग्जाम से संबंधित होगी। राजस्थान के लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए वो है, और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी है। ये बुक अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, किसी भी संकाय के हो, आपको बेहतरीन तरीके से विज्ञान समझ में आने वाली है। मार्केट में अब तक जो बुक्स है अगर आप देखेंगे तो व्याख्या या उस तरीके की चीजें विज्ञान में प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। ये बुक आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद पाएंगे कि विज्ञान को बहुत सरल तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बुक भी लीजिए साथ में, और ये वीडियो के जो नोट्स है वो आप अच्छे से समझिए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो दोबारा रिवाइज कीजिए। रिवीजन सबसे बेहतरीन हथियार है दोस्तों। अलग अलग जगह के नोट्स और बुक्स पढ़कर अगर आपने बार बार रिवीजन नहीं किया तो रिजल्ट वही आएगा जो पिछली बार आया था। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिटेल जानकारी के लिए आप जनरल साइंस की बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।